हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो अब हमारा आज जो ऑर्डर करने वाले हैं ऑर्डर 26 है, जिसके ऑर्डर के हमने रूल्स 8 तक क्लास में पढ़ लिया था। आज 9 से लेकर के बाकी जितने भी रूल्स बचे हैं उनको हम आज इस क्लास में फिनिश कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, तो बी पेशेंस, आराम से जो है सुनिएगा। कोई ऐसा कुछ नहीं कि मैं जल्दबाजी करूँगी, आपको पता है वो मेरी नेचर में नहीं है। हम आराम से सुनेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई देखो, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी सीखे हो कुछ भी लोग के बारे में, तो ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। 18 को ये टेस्ट है अनअकैडमी की ऐप पर। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर आपको जुडिशरी का गोल सेलेक्ट करना है। वहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। देखो, सिंगल पैनी हमारी खर्च नहीं हो रही, हमारी नॉलेज टेस्ट हो रही है। वहाँ पे हमें कोई देख नहीं रहा, ना हमें कोई ये कोई होने वाला है कि भाई देखो हमारी इंसल्ट होगी क्या। हमने अपने घर में बैठ के देना है टेस्ट बहुत आराम से, है ना। और उसमें बहुत सारे चांसेस हैं, हमें लर्निंग तो हमें मिल ही रही है। जिससे बड़ा कुछ प्राइज़ शायद ही कुछ होगा। जो लर्निंग हमें मिलती है उससे बड़ा तो कोई प्राइज़ नहीं होता ना। तो लर्निंग हमें इस टेस्ट से मिलेगी। 1 घंटे का टेस्ट होगा 11 से 12। नेगेटिव मार्किंग होगी तो और भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि फिर उसमें हम देखो, जब अगर हम एक इजी के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमारा लेवल इजी रहता है, तो फिर हमें डिफ़िकल्ट को उसको अटेम्प्ट करने में मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम डिफ़िकल्ट से शुरू करते हैं तो इजी करना काफ़ी इजी रहता है ना। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा गलत नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ टेस्ट में, पहले ही पता है 18 को होगा, 11 बजे होगा। कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उसमें रजिस्टर कर लेना। कोड डाल देना बस, अर्चना। मेरा 6 अक्षर का ये कोड है, मतलब 6 अक्षर का मेरा नाम है, और इस कोड को डाल दीजिएगा अर्चना। वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेस, और आपको जो है रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस जो लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वो नहीं ओपन होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अनअकैडमी की ऐप पे जाकर वहाँ पर भी आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा 18 जुलाई का। वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर दो। मौका बहुत बड़ा है, बहुत बेनिफिशियल है। सिर्फ मैंने बताया आपको, प्राइजेज़ की बात करूँ तो प्राइजेज़ देखो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं प्राइजेज़। लेकिन अगर मैं प्राइजेज़ को भी एक बार इग्नोर कर भी दूँ तो, हालांकि वो इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, बट स्टिल अगर मैं करूँ तो बच्चे सीखने को हमें बहुत मिलेगा। 100% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। 200 तक बच्चों को प्राइजेस मिलने वाले हैं। 200 तक, समझ रहे हो? 200 तक कितने बच्चों को प्राइजेस मिलेंगे? टॉप 10 ऑब्वियसली बात है ज़्यादा उनको प्राइज़ मिलेंगे, टॉप 1 बहुत ज़्यादा, लेकिन 200 तक प्राइजेस हैं। तो आप लोग जा सकते हैं, इसको जो अवेल कर सकते हैं टेस्ट को। रिवॉर्ड्स के अंदर एप्पल मैकबुक, iPhone 11, एप्पल एयरपोड्स, और इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं। आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे ARCHNA कोड लगाना है बस, और कुछ आपको इसमें एक्सपेंस नहीं करने हैं। और ये स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं, इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने अवेल करनी है तो वही वाला मेरा कोड, मेरा नाम ARCHNA लगा देना, आपको इन स्पेशल क्लासेस की भी एक्सेस मिल जाएगी। जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए मतलब हमारा है ही, और इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप का टेस्ट है 18 जुलाई को, उसके लिए भी है, ठीक है। तो 15 तक ये क्लासेस चलने वाली हैं। और अभी ये देखो, ये ऑफ़र अनअकैडमी अभी एक्सटेंड कर दिया है इस ऑफ़र को। तो 12 महीने के लिए अगर आप जाते हो तो 1 महीना फ्री है, 18 महीने के लिए आप जाते हो 2 महीना, और 24 महीने के लिए आप जाते हो तो 3 महीना आपको फ्री है। लेकिन प्लान क्या है? देखिए, प्लान की बात करो तो ये देखो, 12 महीनों के लिए आपको इतने रुपए खर्च करने होते हैं, 34,375, ठीक है। कंपेयर कर लेना, फिर भी काफ़ी इकोनॉमिकल लगेंगे आपको। कोड लगा दोगे मेरा ARCHNA, मेरा नाम जो यूट्यूब की प्रोफाइल पे दिख रहा है 6 अक्षर वाला, बस वही लगा देना, 10% ऑफ मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे टेलीग्राम के ग्रुप पर फॉलो कर लेना। देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स में आता है कमीशन, और ये इंटरिम ऑर्डर का पार्ट 2 था। रूल 1 से लेके 8 तक हमने पढ़े, और 75 से लेके 78 तक हमने सेक्शन पढ़े। अब 9 पर चलते हैं, 9 रूल नंबर पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो हम रूल पढ़ेंगे वो इनके बारे में बात करते हुए चलते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। ये क्या कहता है? रूल 9,
कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, देखो क्या कहता है, कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन, जो 75 है उसके साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो जैसे 75 में हमने कहा कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो है कमीशन इशू करते हैं। कमीशन कौन होता है, कल भी बताया था आपको लास्ट क्लास में कि कमीशन एक तरीके से कोर्ट के एजेंट होते हैं, क्योंकि कोर्ट हर जगह नहीं जा सकती, तो वो क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर किसी और को भेजते हैं कि आप जाकर ये काम कीजिए। तो पहला रूल 9 क्या बोल रहा है, कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। तो ये जहाँ पर मतलब अगर जब हम बात करते हैं जहाँ पर कोर्ट नहीं जा सकती और वहाँ ऑन द फील्ड जाकर के ही, फील्ड पे जाकर ही काम समझ में आएगा, तो मजिस्ट्रेट साहब तो नहीं जा सकते, तो फिर वो कमीशन को भेज देते हैं। ठीक है, तो लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहाँ पर उचित लगता है वो कमीशन को भेज देते हैं। क्या देखने के लिए कि भाई जो भी मैटर इन डिस्प्यूट है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात है तो पूछ रहे हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है, तो मार्केट वैल्यू को एसरटेन करने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। ऐसे ही किसी से हम कोर्ट में बैठ के कैसे पता लगाएंगे कि क्या मार्केट वैल्यू है। फिर इसके अलावा मीन प्रॉफिट जो है उनका क्या अमाउंट बैठता है, ये हमें तय करना है, तो उसके लिए भी हम को वहाँ पर फील्ड में जाना पड़ेगा। डैमेजेस क्या हुई हैं, ये एनुअल नेट प्रॉफिट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए लोकल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। तो फील्ड में जाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब नहीं जाएंगे, रूल 9 कहता है कमीशन को भेज देंगे। ठीक है, तो कोर्ट इशू करते हैं कमीशन को, और जिनको ठीक लगता है उनको देते हैं डायरेक्शन कि आप चले जाओ। प्रोवाइजो कहता है कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं कि कौन से पर्सन्स को कमीशन जो है इशू करी जानी है, कि मतलब किस व्यक्ति को हम कमीशन के तौर पर जो है भेजेंगे, तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग बाउंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। प्रोवाइजो ने ये कहा कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल्स बना दिए गए हैं कि किन व्यक्तियों को कमीशन जो है इशू की जाएगी, एज टू द पर्सन्स टू हुम सच कमीशन शैल बी इशूड, कोर्ट इज बाउंड टू अबाइड बाय द रूल्स को। तो कोर्ट जो है वो उन रूल्स को फॉलो करने के लिए बाउंड है, जो कमीशन किसको इशू करनी है, किसको भेजना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर आता है ऑब्जेक्ट के बारे में। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट क्या है लोकल इन्वेस्टिगेशन पे जाने का, तो पद्मसेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 का केस यहाँ पे कहा गया कि लोकल इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट उन एविडेंस को कलेक्ट करना नहीं है जिनको हम कोर्ट में कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोर्ट बैठे हुए हैं एक जगह पर और वहाँ पर ही उन एविडेंस को लाया जा सकता है, किसी एविडेंस को लाया जा सकता है, तो फिर उस एविडेंस के लिए हमें कमीशन इशू करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन एविडेंस को हम कोर्ट में नहीं लेके आ सकते उनके लिए हमें फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई कि हमें लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन इशू करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट टू कलेक्ट द एविडेंस विच कैन be taken in court, but to obtain evidence which forms its very peculiar nature can be had only on the spot। तो सिर्फ ऑन द स्पॉट जाकर ही वो वहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। ये जो एविडेंस होते हैं ये कोर्ट को इनेबल करते हैं कि वो प्रॉपरली और करेक्टली ये जान ले, ये समझ जाए कि जो ये जो हमने बात करी है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हैं, उनको अच्छे से देख ले, जांच पड़ताल कर ले, उन सब चीज़ों को क्लैरिफाई कर ले कि भाई जहाँ पर भी डाउट होता है जिन चीज़ों को लेकर भी उन एविडेंस को हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिया, जहाँ पर वो एक्चुअली ऑन द स्पॉट थे वहाँ से कलेक्ट करके लेके आ गए, और कलेक्ट करने के बाद में जो भी डाउट रहता है वो सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं। सच एविडेंस इनेबल्स द कोर्ट टू प्रॉपर्ली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड एंड एक्सेस द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड एंड क्लैरिफाई एनी पॉइंट विच इज़ लेफ्ट डाउटफुल। ठीक है, फिर आता है ये इन्वेस्टिगेशन हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि हम क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी को डिसाइड कर सके जो कि हमारे पास है। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल, कि अगर यहाँ पर एक चीज़ सूट चल रहा है, दो पार्टीज़ के बीच में एक विवाद चल रहा है कि एक पार्टी ये बोलती है कि जी ये प्रॉपर्टी इतने की है, दूसरी पार्टी बोलती है कि प्रॉपर्टी इतने की है, या फिर हम एक पार्टी बोलती है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो तो इतने की है लेकिन जैसे 50,000 रुपये की है और आपका पास जुरिस्डिक्शन है नहीं, कोर्ट साहब के पास जुरिस्डिक्शन है नहीं, तो अब इसकी मार्केट वैल्यू कोर्ट साहब वही बैठ के कैसे डिसाइड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। तो यहीं पर ये वाली बात करें कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है कोर्ट को हेल्प करती है कोई भी क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में जो उनके सामने रहता है उस चीज़ को बिल्कुल सॉल्व करने के लिए। एक केस रहा क्रेडिट सोसाइटी वर्सेस VKK 1988 का केस। यहाँ पर ये आया कि
whether the suit premises is really occupied by the tenant or by the stranger, इसके लिए कोर्ट को जो कहाँ जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ जाके देखना पड़ेगा। भाई एक क्वेश्चन सामने आ गया कि ये बताओ कि भाई एक बंदा कह रहा है कि अरे ये तो ऑक्यूपाई हमने टेनेंट को दे रखा है, तो टेनेंट को दे रखा है। ये व्यक्ति बोलता है, जैसे दो मैं बताती हूँ आपके एग्जाम्पल से, जैसे ए और बी दोनों के बीच में विवाद चलता है, तो ये ए बोलता है कि भाई इसने जो प्रॉपर्टी है ना मैंने दी तो इसको रेंट पे थी, से फॉर इंस्टेंस, लेकिन इसने किसी और को वहाँ पे रखा हुआ है। तो अब ये एक्चुअल में बात करेक्ट है कि नहीं, ये बोलता है कि नहीं मैं ही रह रहा हूँ वहाँ पे। तो अब ये बात कैसे समझ में आएगी कि इसने किसी और को आगे दे दी कि नहीं दे दी, ये एक्चुअल में ये वहाँ रह रहा है कि नहीं रह रहा। तो इसके लिए कमीशन इशू किया जाता है। तो जो भी कंट्रोवर्सी में क्वेश्चन है उसको पेंडिंग जो कंट्रोवर्सी में है कोर्ट के सामने, उसको डिसाइड करने के लिए क्या किया जाता है, कमीशन इशू किया जाता है। फिर आ जाओ रूल 10 पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल 10 कहता है प्रोसीजर फॉर कमिश्नर। जो अभी हम रूल 9 में पढ़ के आए उनके लिए यहाँ पर प्रोसीजर बता रहे थे। जो कमिश्नर है, जो उनको इन्वेस्टिगेशन लगती है, जो उनको इन्वेस्टिगेशन ठीक लगती है, वो लोकल इंस्पेक्शन बनाने के बाद में जो उन्हें ठीक लगती है वो उसे रिटन में लिखते हैं, रिटन में करते हैं। और उसके बाद में जो जो उन्होंने एविडेंस लिए उन सब चीज़ों को, जो भी उन्होंने इंस्पेक्शन किया, जो एविडेंस लिए उन्हें रिटन में लिखते हैं। और फिर उसके बाद में वो एविडेंस को रिटर्न करते हैं एक रिपोर्ट बना करके अपने द्वारा साइन, जिस कोर्ट ने उन्हें भेजा था। सिंपल सी बात है, जब एक व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया, बंदे ने वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उन्हें रिपोर्ट कोर्ट साहब को तो देनी पड़ेगी ना कि मैं ये इन्वेस्टिगेशन करके आया हूँ। तो वो जो लिखित होगी उनके पास, जो भी उन्होंने वहाँ जाके कलेक्ट किया वो लिखित में लिखेंगे, मतलब रिटन में लिखेंगे। और रिटन में लिखने के बाद में वो उसको जो है एक रिपोर्ट बना करके जिस पे अपना साइन भी होंगे, और उस साइन को कोर्ट में जो है वो जमा कर देंगे। एविडेंस को जो भी उन्होंने कोई एविडेंस कलेक्ट करे वो भी उसके साथ अपनी रिपोर्ट लगाएंगे और फिर साइन करके कोर्ट साहब को जमा करा देंगे। फिर सब रूल 2 कहता है रिपोर्ट एंड डिपोजिशंस टू बी एविडेंस इन सूट, कमिश्नर में बी एग्जामिन इन पर्सन। समझिएगा इस बात को, जब भी कोई रिपोर्ट है, कोई डिपोजिशंस हैं जो एविडेंस के तौर पर जो है कमिश्नर साहब ने जो है कोर्ट साहब को जमा कराई, तो कमिश्नर साहब को एग्जामिन कर सकते हैं एज पर्सन। पर्सन का मतलब उन्हें बिल्कुल हाजिर बुला करके, कोर्ट में बुला करके। जो कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट लगाई, जो डिपोजिशन लिए, जो उन्होंने एविडेंस लिए, वो एविडेंस इन द सूट हो गए, को पार्ट हो गए कोर्ट के रिकॉर्ड के पार्ट हो गए। लेकिन जो कोर्ट है बट द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज, दोनों बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। कोर्ट भी कर सकती है इनको एग्जामिन, या फिर कोर्ट की परमिशन से इधर ऑफ द पार्टी, जो भी पार्टी चाहे, एनी ऑफ द पार्टी, वो एग्जामिन कर सकते हैं कमिश्नर को पर्सनली इन ओपन कोर्ट में बुला करके उन्हें टचिंग एनी ऑफ द मैटर्स रेफर टू हिम और मैंशन इन हिज रिपोर्ट। सिंपल सी बात है। और वो क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, जो भी उन्होंने रिपोर्ट में लिखे हैं वो सारी बातें उनसे पूछेंगे। क्या उन्होंने रिपोर्ट में लिखी, किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट करा, कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करने गए, किन किन बंदों से मिले, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। फिर सब रूल 3 देखो, सब रूल 3 कहता है जहाँ पर कोर्ट को किसी भी रीज़न की वजह से कोर्ट डिससेटिस्फाइड रहते हैं विद द प्रोसीडिंग ऑफ द कमिश्नर, मतलब जहाँ पर कोर्ट को ये लगे कि कमिश्नर साहब ने ठीक से काम नहीं करा है, तो उस केस में वो फर्दर इंक्वायरी के लिए भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर उन्हें ठीक लगता है। भाई समझिए, रूल 9 में हम बोल के आए लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए वो गए। रूल 10 में क्या हुआ, रूल 10 में हम कह रहे हैं कि जब उन्होंने कर लिया, इकट्ठा कर लिया एविडेंस, तो वो रिपोर्ट बना के कोर्ट साहब को दे देंगे। अब रिपोर्ट बन गई, पार्टीज अगर लगेगा पार्टीज को कि हमें इनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, ओपन कोर्ट में क्वेश्चन पूछ लो। फिर आगे कहते हैं चलो ओपन कोर्ट में क्वेश्चन पूछ लिए, या तो पार्टीज ने खुद ने कोर्ट की परमिशन से, या फिर कोर्ट नहीं पूछ लिए। अब आगे कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि भाई इसने ठीक से काम नहीं किया, तो फिर वो आगे भी इंक्वायरी के लिए जो है डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे उन्हें ठीक लगता है। जो कमीशंस होते हैं यहाँ पर देखो क्या लिखा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इशू हो सकते हैं। तीनों के तीनों हमारे 1976 के अमेंडमेंट के बाद ऐड कर दिए गए। तीनों के तीनों जो है ये पॉइंट 10A, 10B और 10C बना करके, मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्ट्रियल वर्क, और हमारा तीसरा जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या पढ़ा था, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके केस में जो है तीनों के केस में 10A, 10B, 10C यहाँ पर 1976 के अमेंडमेंट के बाद ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो अब हमें समझ में, देखो अगर हम समझने चाहेंगे तो समझ में आ गया कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है।
ठीक है, कोई भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है जो कि साइंटिफिक नेचर में है, तो वो बात हो गई। अब सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। मिनिस्ट्रियल एक्ट क्या है, क्या मिनिस्टर का कोई एक्ट है क्या? नहीं, यहाँ पे मिनिस्ट्रियल एक्ट का मतलब होता है नोट द ऑफिस वर्क ऑफ द कोर्ट। ऑफिस वर्क नहीं है कोर्ट का, लेकिन बल्कि कैसा वर्क, यहाँ पर अकाउंटिंग का कोई काम हुआ, कैलकुलेशन का काम हुआ, जो कि इस तरीके का है कि अगर हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे ना करने के लिए, तो वो कोर्ट का बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सोचो कई साल पुराने खाते पड़े हुए हैं, तो उन सारे खातों को उठा के, बही खाते होते हैं ना, बही खाते आपने नाम सुना होगा, अकाउंट बुक जिनको बोलते हैं। अब तो सब तब भी कंप्यूटराइज होने लगा, लेकिन अगर हम जो कोई पुराने खाते होते, तो मतलब पुराने टाइम होते तो सब लिखते होते थे, कई साल पुराने खाते पड़े होते हैं, तो वो उन खातों को उठा के अपना बिल्कुल कोर्ट में उठा थोड़ी ना लेके आ जाएंगे, वहाँ पर कोर्ट लेके बैठेगी, उनको कोर्ट देखेगी, तो अननेसेसरी टाइम किल होता है कोर्ट का, तो उसके लिए कमीशन इशू किया जा सकता है। दैट इज़ व्हाट हेयर द वर्ड मिनिस्ट्रियल एक्ट मीन्स। मिनिस्ट्रियल एक्ट का मतलब कोर्ट का कोई काम नहीं, कोर्ट जैसे कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गया, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया, ऐसे काम को क्या कर सकती है कोर्ट, वो उसके लिए कमीशन इशू कर सकती है। कुछ नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, ये भी देख लीजिएगा। कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट पर, वो जुडिशियल फंक्शन नहीं करते, वो कोई भी जुडिशियल फंक्शन नहीं करते। जो प्रोविज़न है कमीशन की इशू करने के लिए सीपीसी के, वो एक्सॉस्टिव है, वो कंप्लीट है, इसीलिए 151 की जो इनहेरेंट पावर है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कमीशन इशू करने की पावर एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है, तो यहाँ पर सीपीसी की 151 की जो इनहेरेंट पावर्स है वो अप्लाई नहीं होती है। केस लो देखो, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का। कमीशन से रिलेटेड अगर कोई केस याद नहीं आए तो ये याद रख लेना, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहा गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो प्लेनरी पावर यूज़ कर सकती है कमीशन इशू करने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, ऐसा बोला गया। तो 10A क्या बोलता है, 10A बोलता है टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। कौन सी इन्वेस्टिगेशन? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी सूट में जो कि साइंटिफिक नेचर का होता है, तो कोर्ट की ओपिनियन में ये कोर्ट के सामने नहीं कन्वीनियंटली कंडक्ट किया जा सकता है, और ये ज़रूरी है सोल्व करना। ऐसे नहीं कि इसको हम सोल्व नहीं करेंगे तो हमारे साथ सब कुछ सही चलेगा, नहीं, सोल्व करना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है, ये जस्टिस न्याय के हित में है, तो कमीशन इशू कर दिया जाता है, और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को कोर्ट ठीक समझते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि जाइए आप ये इन्वेस्टिगेशन करके आइए। अब जो प्रोविज़न ऑफ रूल 10 है ना, जो हमने भी स्वेटर में पढ़े थे, वो अप्लाई होंगे जहाँ तक भी पॉसिबल होगा। जो कमिश्नर इस रूल में इन्वेस्टिगेट अपॉइंट हुए हैं 10A में, बिल्कुल उसी तरीके से उनका काम जो होगा 9 के साथ पढ़ेंगे। 9 को, और आप समझिएगा 9 के साथ जो में हम पढ़ के आए हैं, 9 में जो हम पढ़ के, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ हम क्या पढ़ के आए। हम 9 में ये सब पढ़ गए ना कि कमीशन जो होंगे लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, कोर्ट डायरेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बना दिया है तो फिर वो उसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये जो 9 है, 10 है, और 10A, 10B, 10C तीनों साथ में पढ़ेंगे। जो सब रूल 2 दिख रहा है ना आपको 10A का, ये आपको आने 10B और 10C में भी दिखेगा, सेम यही वर्ड्स कहते हुए। टू परफॉर्म मिनिस्टीरियल एक्ट की बात करो तो मिनिस्टीरियल वर्क मैंने आपको बता ही दिया क्या हो सकता है, क्या होता है। कोई कैलकुलेशन हो गया, अकाउंटिंग हो गया, जो कोर्ट के सामने नहीं हो सकती, और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में यही है कि आप इसे जाकर करना ज़रूरी है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। फिर सब रूल 2 भी यही कहता है कि भाई इसमें जो है वही रूल अप्लाई होंगे। फिर ऐसे ही 10C उन्होंने लिख दिया बिल्कुल, बस उसमें सब रूल 3 और ऐड कर दिया। टू सेल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल, ध्यान रखना, टू मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी, यहाँ पर इमूवेबल की बात नहीं हो रही, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि किसी कोर्ट की कस्टडी में है और अभी सूट पेंडिंग है, अभी सूट चल नहीं रहा, और कोर्ट के हिसाब से अभी इसको कन्वीनियंटली हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। मतलब ऐसा लगता है कि डिके इन नेचर है, अगर इसको रखा तो ये ख़राब हो जाएगी। जैसे कि आपको अच्छे से पता है, अभी कोई ज़मीन का, से फॉर इंस्टेंस ज़मीन का केस चल रहा है, फसल उस पर खड़ी है, अभी नहीं केस डिसाइड करा तो सालों साल केस चलते हैं, सालों साल केस चलेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगी, फसल तो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर कमीशन इशू करा जा सकता है, ठीक है। और उसके लिए कोर्ट को ध्यान रखना, कोर्ट में डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो उसके लिए रीजंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी है, ज़रूरी है ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना, तो वो करेंगे। फिर हमने इसके लिए टू सेल प्रॉपर्टी 10C हमें कहता है, हमने सब रूल 2 पढ़ लिया, वही सब साथ चल रहा है। सब रूल 3 इसमें कुछ और बोलता है, उसको भी देख लेते हैं कि ये जो सेल होएगी ना, जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का,
ये तो सेल कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का, जहाँ तक पॉसिबल होगा वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा जो कि सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में होता है। जब कोई डिक्री एग्जीक्यूट होती है ना, किससे रिलेटेड, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उस डिक्री में जिस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा। इस बात को याद रख लेना, प्री का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट। तो रूल 11 कहता है कमीशन टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट। तो दोनों बातें आ जाएंगी इसमें। किसी भी सूट में जब कोर्ट के सामने ये बात आती है कि भाई हमें अकाउंट से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड कोई मैटर होता है कि भाई हमें अकाउंट देखने हैं। अब देखो अभी आप पीछे पूछ के आए ना मिनिस्ट्रियल वर्क, तो मिनिस्ट्रियल वर्क इज़ डिफरेंट एंड दिस वन इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एग्जामिन करने, वहाँ पर तो हमें कैलकुलेशन करनी थी अकाउंट की, अकाउंट बुक की कैलकुलेशन से रिलेटेड था। यहाँ कैलकुलेशन नहीं, यहाँ सिर्फ अकाउंट चेक करने हैं। इन एनी सूट इन विच एन एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट इज नेसेसरी, तो कोर्ट इशू कर सकते हैं कमीशन को उस व्यक्ति के लिए और उसे डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट के लिए। रूल 2 कहते हैं कोर्ट टू गिव कमिश्नर नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। तो जब कोर्ट भेज रहे हैं किसी व्यक्ति को एग्जामिन करने के लिए, तो जहाँ तक होगा कोर्ट कर्निश करेंगे कमिश्नर को प्रोसीडिंग्स के उन सब पार्ट्स को और सब इंस्ट्रक्शंस उन्हें देंगे किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो डिस्टिंक्टली ये स्पेसिफाई करेंगे कि कमिश्नर इज़ मेयरली टू ट्रांसमिट द प्रोसीडिंग्स which he may hold on the inquiry or also to report his own opinion on the point referred for his examination। सिंपल उन्होंने कहा कि ये उन्हें इंस्ट्रक्शन क्लियरली बताया जाएगा कि जो कमिश्नर है क्या उनको वो सारी बातें करनी है जो बातें मतलब उसको बताई गई हैं, या फिर जो उन्हें ठीक लगता है वो भी वो बोल सकते हैं। वेदर द कमिश्नर इज़ मेयरली टू ट्रांसमिट द प्रोसीडिंग विच ही मे होल्ड ऑन द इंक्वायरी, जो वो होल्ड कर सकते हैं वो, और ऑल्सो टू रिपोर्ट हिज ओन ओपिनियन ऑन द पॉइंट रेफर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, या फिर अपनी भी कुछ पॉइंट रख सकते हैं। प्रोसीडिंग्स एंड रिपोर्ट टू बी एविडेंस, तो कोर्ट क्या कह सकते हैं, मे डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी, कोर्ट फर्दर इंक्वायरी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोर्ट में डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी। इस केस को भी देखते हैं। प्रोसीडिंग्स और जो रिपोर्ट होती हैं, अगर कोई रिपोर्ट बनती है, जो प्रोसीडिंग्स हैं और कोई रिपोर्ट बनती है जो कमिश्नर की होती हैं, वो सूट में एविडेंस के तौर पे काम करती है। लेकिन जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि भाई मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो फर्दर इंक्वायरी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे, बिल्कुल सेम इस केस में भी यही होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं, इसमें तो फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड जो काम करके कमिश्नर साहब लेके आए हैं, तो फिर वो आगे भी इंक्वायरी करने के लिए बोल सकते हैं। फिर कमीशन टू मेक पार्टीशन की बात करते हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। वो हमने अभी पढ़ा था अपना 10C में पढ़ के आए थे हम कि मूवेबल प्रॉपर्टी, 10C में पढ़ के आए थे हम मूवेबल प्रॉपर्टी की। यहाँ पे पढ़ते हैं हम रूल 13 में कमीशन टू मेक पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जहाँ पर प्रिलिमिनरी डिक्री ऑफ पार्टीशन पास हो गई है, प्रिलिमिनरी डिक्री ऑफ पार्टीशन पास हो चुकी है, तो कोर्ट जो केस प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 54 में, तो वहाँ पर भी वही है, पार्टीशन में शेयर किस तरीके से, हिस्सेदारी किस तरीके से बटेगी, सेक्शन 54 में भी यही बात की गई है। तो उस तरीके से अब यहाँ पर हमें जो है बात करते हुए ये बताया गया कि जब एक प्रिलिमिनरी डिक्री ऑफ पार्टीशन पास हो चुकी है, कोर्ट में इन एनी केस नोट प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 54, लेकिन अगर सेक्शन 54 में जो बातें बताई गई, क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ पर भी वही बातें बताई गई हैं, तो जो बातें वहाँ नहीं लिखी गई हैं उसके लिए इशू करेंगे कमीशन, और जिनको ठीक लगता है उस व्यक्ति को कहेंगे कि आप पार्टीशन या सेपरेशन को कराइए, और जो हमने डिक्लेयर किया है ना डिक्री में, उसी के अकॉर्डिंग आप उनको पार्टीशन कराइए, जो हमने डिक्री में डिक्लेयर करा है उसी के अकॉर्डिंग पार्टीशन कराइए। फिर कमीशंस टू मेक पार्टीशन, रूल 14 के साथ में ही पढ़ेंगे 13 को भी, ये थोड़ा सा बड़ा रूल है तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर, तो रूल 13 तो हमें समझ में आ गया कि वो पार्टीशन के लिए जा रहा है कमिश्नर, उनको बोल दिया गया कि जब जो रूल्स 54 में अगर नहीं है, 54 में अगर कुछ बात नहीं है, देखो द कोर्ट में इन एनी केस नोट प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 54, तो सेक्शन 54 में अगर कुछ नहीं प्रोवाइडेड किया गया है तो उसके लिए कमीशन इशू कर देंगे, और उसमें फिर रूल 14 के अकॉर्डिंग वो प्रोसीजर लेंगे। तो कमिश्नर साहब क्या करेंगे, आफ्टर सच इंक्वायरी एज में बी नेसेसरी, सबसे पहला उन्हें काम क्या करना है, क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है जो उन्हें सही लगती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देंगे प्रॉपर्टी को, क्योंकि डिक्री किसकी आई है, पार्टीशन की आई है।
पहले अगर उन्हें लगता है कि कुछ इंक्वायरी करनी चाहिए तो वो इंक्वायरी करेंगे, और उसके बाद में वो प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देंगे उतने हिस्सों में जैसे कि कोर्ट की ऑर्डर के द्वारा बताया गया है, क्योंकि वो डिक्री तो आ चुकी है पार्टीशन की, जो जितना हिस्सा बताया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको हिस्से जो बांट देंगे, जो ऑर्डर के अंदर उन्हें कमीशन इशू किया गया उसी के अकॉर्डिंग फिर वो बांट देंगे। और जो बांटने के बाद पहले हिस्सा कर लिया प्रॉपर्टी का, फिर जिसको जो अलॉट किया गया है उसको अलॉट कर देंगे। और अगर अथोराइज किया गया है उस ऑर्डर के द्वारा जो ऑर्डर के थ्रू उन्हें कमीशन अपॉइंट करके भेजा गया है, उस ऑर्डर में उन्हें ये भी चीज़ के लिए अथोराइज किया गया था कि अगर किसी बंदे का शेयर कम रह जाए, सोचो ये प्रॉपर्टी है, हमने कहा इक्वल बांट दो, 4 बंदे हैं इक्वल बांट दो, तो 4 बंदों में अगर कभी इक्वल बटा नहीं है, किसी भी तरीके से कुछ हमने मतलब उसको कैलकुलेशन करने बैठे तो एक बंदे के पास कम आ रहा है कोई हिस्सा, तो क्या हम उसको कोई पैसा भी दे सकते हैं? अगर कहा गया है तो पैसा भी दे दिया जाएगा। अब आगे हमारे पास आता है रूल 14 में सब रूल 2। तो सब रूल 2 कहता है कमिश्नर शैल देन प्रिपेयर एंड साइन ए रिपोर्ट और द कमिश्नर्स। देखो अभी यहाँ पर क्या बात होगी, हमें समझ में आ गई कि कमिश्नर ने अगर इन्हें इंक्वायरी के बाद में क्या किया, उन्होंने डिवाइड कर दिया प्रॉपर्टी को, शेयर अलॉट कर दिए, जैसे कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग था, पहले प्रॉपर्टी को डिवाइड किया फिर शेयर अलॉट कर दिया। तो अगर उनको वहाँ पर लगा था पावर मिली थी ऑर्डर से, तो उन्होंने इक्वलाइज करने के लिए सम्स भी दे दिए, ये बात हमने पढ़ ली। अब जब कमिश्नर साहब ने काम कर दिया फिर उसके बाद वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और उस पर साइन करेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कमिश्नर हुए तो भी साइन करेंगे, लेकिन अगर वो एग्री नहीं हुए आपस में तो उस केस में वो अलग अलग रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। अलग अलग रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद में कोर्ट में वो रिपोर्ट जो है जमा कर देंगे। ठीक है, जो रिपोर्ट्स होंगी या रिपोर्ट्स होंगी वो कमीशन को जो जाकर के कोर्ट में जमा कर देंगे, और कोर्ट उसके बाद में सुनने के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन रहता है पार्टीज़ को तो वो बात अलग है, अदरवाइज़ वो उस रिपोर्ट को कंफर्म कर सकते हैं या फिर उसको सेट असाइड कर सकते हैं या फिर उसको वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं, सेम भी उसको कंफर्म भी कर सकते हैं और उसको फिर सेट असाइड भी कर सकते हैं कि नहीं बिल्कुल काम की नहीं है ये तो, है ना। तो फिर सब रूल 3 कहता है जहाँ पर कोर्ट कंफर्म करते हैं या वेरी करते हैं रिपोर्ट को, तो ये क्या होगा, डिक्री उसके अकॉर्डिंग पास हो जाएगी। ठीक है, जब ये कंफर्म हो गया या वेरी कर दिया, कुछ चेंज बना दिया, लेकिन जब कोर्ट ने सेट असाइड करी किसी काम की ने, तो उस केस में या तो वो एक नए कमीशन को इशू करेंगे या फिर कोई और ऑर्डर जो उन्हें ठीक लगता है वो बना देंगे। ठीक है, हमने कहा यहाँ वाली लाइन में हमने पढ़ा कि वो कंफर्म भी कर सकते हैं उन रिपोर्ट्स को जो कमिश्नर बना के लाए, उन्हें वेरी भी कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंज भी बता सकते हैं, या फिर उन्हें सेट असाइड कर देंगे। तो जहाँ उन्होंने सेट असाइड करा वहाँ पे फिर वो 2 ऑप्शन उनके पास आ जाएंगे, या तो नया कमीशन बनाएंगे या फिर वो क्या करेंगे, कोई और ऑर्डर उन्हें ठीक लगता है तो वो दे देंगे। केस लो देखो, तुषार कांति वर्सेस सावित्री देवी 1996 का, यहाँ पर कहा गया कि कोर्ट जो है ऑब्जेक्शन सुनने के बाद में अलग अलग पार्टीज़ को ऑब्जेक्शन सुनने के बाद में तब फाइनल अलॉटमेंट करते हैं। हमने यही पढ़ा ना सब रूल 3 में कि पहले उनको सुन लेंगे ऑब्जेक्शन है कि नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग तब चलेंगे। जनरल प्रोविजंस पढ़ते हैं, वो आपकी 15 से लेके यही पढ़ने हैं। 15 हमें कहता है एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन टू बी पेड इनटू कोर्ट। सिंपल सी बात है, जिसके रिक्वेस्ट पे जिसके बेनिफिट के लिए, क्या मैंने बोला, जिसके बेनिफिट के लिए और जिसकी रिक्वेस्ट पे कमीशन इशू किया गया उसको कमीशन की फ़ीस कोर्ट में जमा करानी होगी। ठीक है, उसको कोर्ट में जमा करानी होगी फ़ीस, जो रीज़नेबल फ़ीस होगी, एक्सपेंसेस होंगे वो सारे उसको कोर्ट में जमा करानी होंगी, जिसके बेनिफिट के लिए या जिसके की कहने पे, जिसकी की एप्लीकेशन में बना। कमिश्नर साहब की पावर क्या होंगी, रूल 16 हमें बताता है। सबसे पहली बात तो यही हो गई, एग्ज़ामिन करना पार्टीज़ को, या तो अपने आप एग्ज़ामिन करना पार्टीज़ को, और फिर उसके बाद में करें या फिर पार्टीज़ को करना या फिर किसी और विटनेस को जो कि उन्हें ठीक लगता है ये सही है, उसको हमें जो है करना चाहिए एग्ज़ामिन। पार्टीज़ को भी कर सकते हैं, विटनेस को भी कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई उसको बुलाना ठीक है एविडेंस में, वो उसको फिर हम उससे जा कर के कमिश्नर साहब एग्ज़ामिन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बुला सकते हैं, एग्ज़ामिन करा सकते हैं, या कोई और चीज़ को भी देख सकते हैं जो कि उनके हिसाब से इंक्वायरी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। इसके अलावा कोई और मतलब एट एनी रीजनेबल टाइम एंटर कर सकते हैं किसी भी लैंड पे, किसी भी बिल्डिंग पे जो कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें दिया गया है।
फिर रूल 16A पढ़ लो। रूल 16A कहता है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टेड टू बिफोर द कमिश्नर। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन होता है, एक विटनेस को पुटअप किया जाता है और वो विटनेस के, जो कि हमने पढ़ के आए ना, एग्जामिन कर सकते हैं। तो एक विटनेस को कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया और उसने उसका ऑब्जेक्शन लगाया पार्टी ने या उनके प्लीडर ने कि कमिश्नर ये जो है कमिश्नर के सामने कि भाई ये नहीं आपने पूछना चाहिए था। तो फिर क्या करेंगे, कमिश्नर उसको नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन को। अगर कोई आंसर आया तो उस आंसर को लिख लेंगे और जो ऑब्जेक्शंस आए हैं वो लिख लेंगे, और जो पार्टी है जिसने ऑब्जेक्शन लगाया, जो प्लीडर है उन्होंने लगाया, वो सब लिख लेंगे, क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। फिर अब देखो प्रोवाइज़ो क्या कहता है। प्रोवाइज़ो ये बोलता है कि जब हमने अभी पढ़ा कि कमिश्नर साहब को किसी पार्टी ने कहा कि क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, तो वो आंसर तो लिखेंगे, ऑब्जेक्शन भी लिखेंगे किसने ऑब्जेक्ट किया है। लेकिन अब प्रोवाइज़ो कहता है कि अगर ये ऑब्जेक्शन इस बात पे लगाया गया है कि ये तो प्रिविलेज था, ये क्वेश्चन तो प्रिविलेज था, हम आंसर देने के लिए कंपेल नहीं करे जा सकते हैं, तो उस केस में और अगर आप आंसर हम देंगे भी तो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रोवाइज़ो कहते हैं कि वो आंसर नहीं लिखेंगे, कमिश्नर उसका आंसर नहीं लिखेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि आप ये क्वेश्चन डिसाइड करके आइए, करवा के लाइए कोर्ट साहब से कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन का है या फिर नहीं। तो अगर कोर्ट ये डिसाइड करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रिविलेज क्वेश्चन का नहीं है, तो जो विटनेस है उन्हें बुलाया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा और फिर उन्हें एग्जामिन करा जा सकता है उसी क्वेश्चन पर जिसको कि उसने ऑब्जेक्शन किया था। 16A का जो सब रूल 2 है वो देखिए क्या कहता है। नो आंसर टेकन डाउन अंडर सब रूल 1, जो भी आंसर सब रूल 1 में लिए गए हैं उनको हम एविडेंस में नहीं पढ़ेंगे, सूट के एविडेंस में उन्हें नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर कोर्ट परमिशन देती है देन अनदर थिंग, अदरवाइज नहीं। नो आंसर टेकन डाउन अंडर सब रूल 1 शैल बी रेड एज एविडेंस इन द सूट एक्सपेक्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब आ जाइए रूल 17 पर, जो कहता है अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर कमिश्नर। तो देखिए, जब भी हमने सीपीसी के प्रोविज़न पढ़े किससे रिलेटेड, समन करने के, बुलाने के, अटेंडेंस करने के, एग्जामिन करने के विटनेसेस को, इसके साथ साथ कोई भी रेम्यूनरेशन के प्रोविज़न्स पढ़े, पेनल्टीज़ के भी पढ़े जो कि इम्पोज किए जाएंगे विटनेसेस के ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पर देखिए, रेम्यूनरेशन ऑफ पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड अपॉन विटनेसेस शैल अप्लाई टू पर्सन रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अंडर दिस ऑर्डर। 26 में जिन जिन व्यक्तियों को हमें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाना है, एविडेंस देने के लिए बुलाना है, उन पे सभी वो प्रोविजंस जो हमने समनिंग के पढ़े, अटेंडेंस के पढ़े, एग्जामिनेशन के पढ़े, रेम्यूनरेशन के पढ़े, पेनल्टीज़ के पढ़े, एप्लीकेबल होंगे। फिर चाहे वो कोर्ट इंडिया में सिचुएटेड हो जिन्होंने कमीशन इशू किया है, या फिर ऐसी कोर्ट जिन्होंने कि बाहर थी, इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, उन्होंने कोई कमीशन इशू करा। तो कहने का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी कोई कमीशन बाहर से इशू होके यहाँ इंडिया में आया तो भाई वो क्या करेगा, उसको यहाँ के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो सिंपल कहा है, issued by a court situate within or by a court situate beyond the limits of India and for the purpose of this rule। और इस रूल 17 के लिए जो हम बात कर रहे हैं, 17 के ਜਿਹੜੇ पर्पस के लिए जो कमिश्नर होंगे that shall be deemed to be a civil court, उन्हें सिविल कोर्ट मान लिया जाएगा। प्रोवाइज़ो आगे कहता है कि जब कमिश्नर जज नहीं होते हैं सिविल कोर्ट के, तो इस केस में वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे कि वो पेनल्टीज़ इम्पोज कर सकें। लेकिन ये जो पेनल्टीज़ अगर उन्हें इम्पोज करनी है तो ये इम्पोज की जा सकती हैं। जो ये एप्लीकेशन लगाते हैं कमिश्नर कोर्ट के से, ये भाई आप जो हैं ये पेनल्टीज़ यहाँ पर इम्पोज कर दीजिए, तो उन्हीं कोर्ट को, जिन कोर्ट ने उन्हें इशू किया, उन्हीं कोर्ट के पास वो एप्लीकेशन लगाएंगे कि आप पेनल्टीज़ इम्पोज कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया हमें। फिर हमारा आता है सब रूल 2, जो कमिश्नर होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोर्ट को, सिर्फ हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए, किसी भी कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं जिनकी लोकल लिमिट्स में वो व्यक्ति रहता है, जिससे कि हमने क्या करना है, जिसके लिए, इसके बयान के लिए, जिसके एविडेंस के लिए हमें इशू किया गया, तो वो अप्लाई कर सकते हैं उन कोर्ट्स के पास में कि आप इशू ऑफ प्रोसेस क्या कर दीजिए, इशू ऑफ प्रोसेस इशू कर दीजिए जो ज़रूरी है इस व्यक्ति के अगेंस्ट, और फिर कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे इशू कर सकते हैं प्रोसेस जो उन्हें ठीक लगता है। प्रोसेस इशू कर दीजिए, फिर वो डिस्क्रिशन पे इशू कर देते हैं।
रूल 18 कहता है पार्टीज़ टू अपीयर बिफोर कमिश्नर, कि जब एक कमीशन जो इशू किया जाता है इस ऑर्डर में, तो कोर्ट डायरेक्ट करते हैं कि जो पार्टीज़ जो सूट हैं वो अपीयर होंगी कमिश्नर के सामने, खुद आएंगी या फिर अपने एजेंट या प्लीडर के थ्रू भी आ सकती हैं। जहाँ पर सारी की सारी पार्टीज़ या फिर उनमें से कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती है तो कमिश्नर चाहें तो उनकी एब्सेंस में भी प्रोसीड कर सकते हैं। कमिश्नर चाहें तो उनकी एब्सेंस में भी प्रोसीड कर सकते हैं। 18A कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, तो इसी ऑर्डर यानी 26 के अकॉर्डिंग हमें देखना है प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर शैल अप्लाई, जहाँ तक भी होगा जब हम एक एग्जीक्यूशन कराना है प्रोसीडिंग्स की एग्जीक्यूशन कराना है किसी भी डिक्री या ऑर्डर की, यहाँ लिखा है ना ऑर्डर टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, तो एप्लीकेशन दिया जा सकता है। फिर 18B कहता है कोर्ट टू फिक्स द टाइम फॉर रिटर्न ऑफ कमीशन, कोर्ट फिक्स करते हैं जिन्होंने इशू किया है कमीशन की आपको इस डेट पर या इस डेट से पहले रिटर्न हो जाना है और आपने जो है क्या करना है कोर्ट में आना है। कोर्ट जिन्होंने इशू किया है कमीशन वो एक डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट पर या इससे पहले जो कमीशन जो होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन। और अगर जो डेट है जो फिक्स की गई है वो एक्सटेंडेड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हमने आपको इस डेट पे कहा है कि आप एग्जीक्यूशन करा के इस डेट से पर आप रिटर्न हो जाइए और ये डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी। लेकिन हाँ कोर्ट अगर ज़रूरी समझते हैं तो वो उस डेट को जिस डेट पे बुलाने के लिए कहा उसे एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर उसके लिए फिर वो रीज़न रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें लगता है कि भाई रीज़न्स हैं यहाँ पर इसको डेट को एक्सटेंड करने का तो वो एक्सटेंड कर देंगे और फिर रीज़न अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर आता है कमीशन इशूड ऑफ द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, तो हमने अभी पढ़ा हुआ है सेक्शन अपने 78 में कि भाई जो हमने पढ़ के आए थे कि जो फॉरेन कोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर आकर के हम जो भी कमीशन है इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल 19 कहता है केसेस इन विच हाई कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस, तो जहाँ पर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होती हैं कि एक फॉरेन कोर्ट जो कि फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है वो ऑब्टेन करना चाहती है किसी विटनेस के एविडेंस को, तो फिर वो प्रोसीडिंग किसी भी प्रोसीडिंग में जहाँ पर लगता है कोर्ट को, तो हाई कोर्ट का अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर वो कर सकते हैं इशू कर सकते हैं। दी प्रोसीडिंग सिविल नेचर की है और जो विटनेस है वो इन हाई कोर्ट्स आपकी जुरिस्डिक्शन में रहता है। कहाँ पर रहता है लिमिट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एपेलेट जुरिस्डिक्शन में रहता है और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 20 वो इशू करते हैं एग्जामिन करने के लिए उस विटनेस को। जो एविडेंस दिए जाते हैं इन क्लोज B, A और C के अकॉर्डिंग, तो एविडेंस जो आएंगे वो एक सर्टिफिकेट के द्वारा सर्टिफिकेट होगा उस पर साइन होंगे काउंसलर ऑफिस के फॉरेन कंट्री के जो हाईएस्ट रैंक के होते हैं इंडिया में और ट्रांसमिट होंगे हाई कोर्ट के पास थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर एक लेटर एक रिक्वेस्ट इशू की जाएगी फॉरेन कोर्ट के द्वारा और फिर वो ट्रांसमिट होंगे हाई कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के पास थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर एक लेटर एक रिक्वेस्ट होगी जो कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा इशू की जाएगी और हाई कोर्ट के सामने पेश की जाएगी बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग। समझिएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग भी हो सकती है और थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने बात यहाँ पर कर ली। अच्छा, अब पढ़ते हैं रूल 20 के ऊपर। रूल 20 जो कहता है एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ कमीशन, जो हम सेक्शन हमारा जो सेक्शन 78 था हमने वहाँ पढ़ा था कि भाई फॉरेन कोर्ट से भी कमीशन आ सकती है। फिर रूल 19 में भी हमने यही बात की, तो उसी के रिगार्डिंग ये बात है। उससे आगे बढ़ने से पहले एक बात मुझे आपको बतानी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि वैल्यू डिसाइड करनी है, मतलब हमने बोला कि अच्छा ये एक पार्टी बोलती है कि 50,000 की वैल्यू, दूसरा बोलता है कि 30,000 की वैल्यू है, तो उसके लिए हमने कहा फील्ड पे जाना, लोकल इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चे एक बात आप याद रखिएगा, लोकल इन्वेस्टिगेशन कराना प्रॉपर्टी की वैल्यू का वो कमीशन का काम नहीं होता। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू। तो इस चीज़ को आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैंने जो है इसको गलत बताया, ये मैंने एग्जांपल कहा क्योंकि ये एक्चुअल में लिमिटेशन होती है कि कमीशन जो होते हैं वो जुडिशियल फंक्शन नहीं करते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखना वो किसका काम है, वो काम है जुडिशियल कोर्ट का। ठीक है, तो दैट वाज
इन एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल था वो कि अगर कोई ऐसा काम है जो कि वहाँ जाकर ही हो सकता है, जैसे कि अगर हमें ये पता करना है कि यहाँ पर एक्चुअल में फसल लगी हुई है नहीं लगी हुई है, तो वो जाके हम लोकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू वाली बात है तो मार्केट वैल्यू वाली बात कौन करेगा? मार्केट वैल्यू वाली बात जो होती है वो भाई वैल्यू क्या है इसकी, प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें क्या देखनी है, जज करनी है प्रॉपर्टी की। मार्केट वैल्यू तो हम देख लेंगे वहाँ जा के, मैंने आपको ये बताया मार्केट वैल्यू तो हम देख लेंगे वहाँ जाके कि अच्छा इसकी वैल्यू क्या, मार्केट में क्या चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो वैल्यू डिसाइड करना वो काम जो होगा वो कोर्ट का है, वो यहाँ पर ये काम कमीशन का नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखना, इन दोनों बातों को अलग ही जानना। मार्केट वैल्यू को पता करना लोकल इन्वेस्टिगेशन से होता है, क्योंकि हमने पता किया था ना मार्केट वैल्यू हो सकती है लोकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। तो मार्केट वैल्यू की बात करनी अलग बात है, वो मार्केट में जाके पता चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड करना कि 50 की है या 30 की है वो कोर्ट के हाथ में है, वो कमीशन नहीं करता। तो रूल 20 क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ कमीशन, जो हम रूल 19 में पढ़ के आए, तो उसके लिए जो कमीशन इशू किया जाएगा या तो वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है जो फॉरेन कोर्ट के सामने है वो एप्लीकेशन लगाएंगे। ये एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी एक लॉ ऑफिसर के द्वारा जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो आए हैं, जो बन कर के आई है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरेन कोर्ट से, वो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या तो एप्लीकेशन लगाएंगे या फिर पार्टी टू द प्रोसीडिंग जो फॉरेन कोर्ट में है वो एप्लीकेशन लगाते हैं। रूल 21 कहता है टू हुम कमीशन में बी इशू, तो जो कमीशन जो होंगी, जो रूल 19 में हम के पढ़ के आए, जिनकी लिमिट में वो बंदा रहता है जिससे हमने लेनी है गवाही, उन कोर्ट को इशू कर सकते हैं, या फिर ऐसे विटनेस के पास जो विटनेस जो है जिस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता है उनको इशू कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। रूल 22 कहता है कमीशन इशू करने का, एग्जीक्यूशन करने का, रिटर्न ऑफ कमीशन करने का, लैंड ट्रांसमिशन करने का, ऑफ एविडेंस, ये सारी बातें जो हम रूल 6 में, 15 में, सब रूल 1, रूल 16A, 17, 18, 18B में पढ़ के आए, वो ही जहाँ तक होगा एप्लीकेबल होगा। और फिर रिटर्न हो जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के साथ में पूरा प्रोसेस करने के बाद में ना, जो ऑलरेडी हम रूल्स पढ़ के आए, क्योंकि हमारे CPC के प्रोविज़न ही चलेंगे, भले ही बाहर की कोर्ट आई हो। अभी हम 78 सेक्शन में भी पढ़े थे, तो ये सब प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कलेक्ट करके लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के साथ में जो हमने देखा था फॉरेन को जो हमारे पास आए थे कि आप प्लीज़ हमें करेक्ट कर दीजिए, करने के बाद में रिटर्न किया जाएगा, और किसके साथ में, एविडेंस के साथ में हाई कोर्ट के पास रिटर्न किया जाएगा, वो फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर आगे आता है लिमिटेशंस क्या है। तो भाई लिमिटेशन क्या है कमीशन की, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात यही है कि जो जुडिशियल फंक्शन डेलीगेट नहीं होता है, तो जो कमीशन होती है वैल्यू प्रॉपर्टी की वो डिसाइड नहीं करती, वो डिसाइड करने का काम कोर्ट का ही है। मार्केट वैल्यू पता करने का काम कमीशन का है। कमीशन को सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। कमीशन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता कि आप वोट को स्क्रूटिनाइज कीजिए, लेकिन हाँ उनको इस काम को सौंपा जा सकता है कि आप सेपरेट कर दीजिए अनडिस्प्यूटेड वोट्स को फ्रॉम द डिस्प्यूटेड वोट्स को से, या फिर आप काउंटिंग और वोट है वो उसको देख लीजिए। ये एक मिनिस्टेरियल वर्क है। हबीब भाई वर्सेस मगन भाई के केस में बात कही गई। अगर इट इज़ नॉट द, ये भी देखना है कि ये भी बिजनेस नहीं है कोर्ट का कि वो एविडेंस कलेक्ट करे एक पार्टी से, नॉट टू प्रोटेक्ट द राइवल पार्टी, एक से कलेक्ट करे और दूसरे से जो है वो को प्रोटेक्ट करे। सिंपल सी बातें करें कि कोर्ट का बिजनेस नहीं है कि वो एक पार्टी के लिए तो एविडेंस कलेक्ट कर रही है, ठीक है, और एक पार्टी से एक पार्टी के बेनिफिट के लिए कलेक्ट कर रही है और दूसरी पार्टी के लिए वो राइवल बनी बैठी है, तो वो नहीं है, ये गलत बात है। इसीलिए सिविल कोर्ट है वो कमीशन अपॉइंट नहीं कर सकती अकाउंट बुक को सीज करने के लिए जो कि किसी पार्टी के पास है, इस ग्राउंड पे कि जो अपोजिट पार्टी है उसके पास एप्रीहेंशन है कि वो टेम्पर किए गए हैं। जब अपोजिट पार्टी उसे लग रहा है कि वो टेम्पर किए गए हैं तो वो सीज करने के लिए भेज दे, ऐसा नहीं हो सकता। पदम सेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961। सो ए सिविल कोर्ट कैन नॉट अपॉइंट ए कमीशन टू सीज अकाउंट बुक्स इन पोजेशन ऑफ एनी पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट एन अपोजिट पार्टी हैज़ एन एप्रीहेंशन दैट दे वुड बी टेम्पर्ड विद, कि वो टेम्पर किए गए हैं। यहाँ पर इस केस में कहा गया कि भाई आप इन्हें सीज कर दो वरना वो टेम्पर हो जाएंगे रिपोर्ट ऑफ कमिश्नर की एविडेंट्री वैल्यू देखो, तो जो कमिश्नर की रिपोर्ट होती है वो प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है ऑफ द फैक्ट्स एंड डेटा कलेक्टेड बाय कमिश्नर। तो एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस बन के आ जाएगा और इनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं हो। लेकिन ये कोर्ट के पास
राइट है कि वो उसको क्या वेट देते हैं, क्या वो उसको वैल्यू देते हैं, और जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और यहाँ पर देखना है और क्या वो रिपोर्ट में क्या चीज़ देखते हैं, क्या नहीं देखते, और कितनी बातें उन्हें रिपोर्ट में समझ में आ रही हैं, वो सारी बातें देखते हैं। इट वुड बी ओपन टू द कोर्ट टू कंसीडर अबाउट द वे टू बी अटैच टू द डेटा कलेक्टेड बाय कमिश्नर एंड रिफ्लेक्टेड इन द रिपोर्ट एंड टू वॉट एक्सटेंड एक्ट अपॉन देम, और उसके ऊपर किस तरह किस हद तक हमें काम करना है। इशुएंस ऑफ कमीशन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो जो लिमिटेशंस हैं जो हमने यहाँ पर बात करी सेक्शन 79 में, ऑर्डर 26 में सीपीसी के, वो जहाँ तक है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। इशुएंस ऑफ कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो होते हैं और हाई कोर्ट के द्वारा जो होते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर अपनी कोई पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑर्डर 26, 79 की लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट।